आज हम लोग प्रीवियस ईयर में आए सर्किट की एनालिसिस करके ये समझेंगे कि कैसे ये जानें कि हमारी रीडिंग सही आ रही है या नहीं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग टू योर नेबर कि भाई तुम्हारी रीडिंग क्या आ रही है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। थोड़ी सी कोशिश से हम खुद ही समझ पाएंगे कि हमारी रीडिंग्स करेक्ट हैं या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के प्रोबेबल सर्किट डायग्राम से। जैसे 2019-15 का ये सर्किट डायग्राम बहुत प्रोबेबल है कि पूछा जाए इस साल। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना था, रेजिस्टेंस बॉक्स से सर्किट को ध्यान से देखो। पहले अगर आप वोल्ट मीटर को थोड़ी देर के लिए नहीं देखो, सिर्फ इतने पार्ट को देखो, तो करंट फ्लो करेगी यहाँ से और इस सर्किट से होते हुए करंट इस तरीके से एंड होगी, यहाँ पर जाकर इसका एक पूरा सर्किट कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब जब करंट फ्लो करेगी तो जो करंट फ्लो कर रही है वो एमीटर रीड करेगा। ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो हो तो सिर्फ AB वायर का रेजिस्टेंस सर्किट में है, साथ में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, एमीटर का भी रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता है, तो एमीटर का थोड़ा रेजिस्टेंस, वो सब रहता है। और इसी वजह से जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है वो एकदम एक्यूरेट नहीं आता है, क्योंकि हम इन रेजिस्टेंसेस को, कनेक्टिंग वायर के जो थोड़े बहुत रेजिस्टेंस रहता है उसको इग्नोर करते हैं। और इसीलिए आपको 30% का एरर अलाउ किया जाता है कि सर्किट में कुछ रेजिस्टेंसेस हैं जो हम इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई रेजिस्टेंस एक्सटर्नल हमने नहीं लगाया है, ज़ीरो है, तो सिर्फ AB वायर का रेजिस्टेंस एक्टिव होगा, करंट फ्लो कर रही है। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेगा तो कॉमन सेंस ही ये बताता है कि करंट रिड्यूस करेगी। करंट कम होगी तो इस रेजिस्टेंस वायर से जो करंट फ्लो कर रही है वो रिड्यूस होगी। तो इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, वो भी डिक्रीज करेगा। तो अगर वो डिक्रीज करेगा तो अब वोल्ट मीटर का काम आता है। ये जो वोल्ट मीटर है ये जिन दो पॉइंट्स के बीच हम लगा देंगे, ये उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा। अगर हम इस रेजिस्टेंस पार्ट को, ये वायर जो है AB वायर, इसके 75 सेंटीमीटर पार्ट को देखें तो हम लिख सकते हैं कि इतने हिस्से का रेजिस्टेंस है A और ये पॉइंट C या J है, तो J कह देते हैं AJ। ये जो लेंथ है ये 75 रख दो, 80 रख दो, 90 रख दो, 100 रख दो, जो भी रेजिस्टेंस की लेंथ लेंगे वो रेजिस्टेंस यहाँ पर काउंट होगा। और ये वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस पार्ट के, इस AC पार्ट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उससे मेज़र करेगा। अब जो वोल्ट मीटर रीड करेगा वो रीड करेगा करंट फ्लोइंग थ्रू AJ इनटू रेजिस्टेंस ऑफ AJ। अब हम क्या कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स इज इंक्रीजिंग, तो करंट फ्लोइंग थ्रू AB एंड हेंस थ्रू AJ वो डिक्रीज करेगा। अगर रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इस सर्किट में करंट डिक्रीज करेगी। अगर करंट डिक्रीज करेगी तो I इंटू RAJ ये भी तो डिक्रीज करेगा। I अक्रॉस AJ पार्ट इंटू R ऑफ AJ पार्ट ये भी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट हमने फिक्स रखा है, हम रेजिस्टेंस बदल रहे थे और एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स पढ़ रहे थे। I इंटू RAJ ये डिक्रीज करेगा, पर करंट एमीटर की रीडिंग, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एमीटर की रीडिंग ये डिक्रीज करेगी। तो अब हमारा पैटर्न कैसा दिखना चाहिए ऑब्जर्वेशन टेबल में?
अगर रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है तो I across this part will decrease, so IR across this part will decrease, तो V across this part will decrease. सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। इस पार्ट से करंट डिक्रीज करेगा तो इस पार्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, क्योंकि R across this part is fixed, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ दिस पार्ट इज फिक्स्ड। ये चेंज नहीं करना था, जॉकी बराबर सी पे बनी रहनी थी, बस आर को बढ़ाते जाना था और एमीटर और वोल्ट मीटर रीडिंग को पढ़ना था। तो अगर आर इंक्रीज करेगा तो वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज करेगी, क्योंकि करंट की रीडिंग भी डिक्रीज करेगी। तो जो तुम V अपॉन आई लोगे, जब V डिक्रीज कर रहा है, I डिक्रीज कर रहा है, तो V अपॉन आई दैट इज R ये लगभग कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये तुम्हारे ऑब्जर्वेशन टेबल का पैटर्न हो जाएगा कि रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 बढ़ा रहे हैं तो V भी कम हो रहा है, I भी कम हो रहा है, और क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी में कम होंगे तो V अपॉन आई रेशियो कांस्टेंट बना रहेगा। ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल का पैटर्न होना चाहिए। अब इसमें आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, सर्किट को ध्यान से देखा, करंट फ्लो कर रही है, ये बढ़ाएंगे तो आई और वी पे क्या फ़र्क पड़ेगा हमने डिसाइड कर लिया। इसके बाद इसमें लास्ट में देखो कहा गया था कि ये जो भी आर की वैल्यूज़ 5 सेट में आई इनका एवरेज निकालो और उसके बाद इनको एवरेज वैल्यू को इस लेंथ से डिवाइड कर दो। अब तुम सोचो तुमने असल में स्मॉल आर निकाला क्या, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका रेशियो निकाला है, यानी V थ्रू ए जे। इसको यहाँ पे अगर आप लिखो तो V थ्रू ए जे पार्ट अपॉन I थ्रू ए जे पार्ट, तो ये असल में रेजिस्टेंस ऑफ ए जे पार्ट है, ये और कुछ नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ ए जे पार्ट है। और अगर आपने ए जे पार्ट के रेजिस्टेंस को इसी की अपनी लेंथ से डिवाइड कर दिया तो आपने निकाल लिया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं सारे बच्चों को बहुत ध्यान से सुनने को बोलूँगी। ये जो मीटर वायर है ना, रेजिस्टेंस वायर कॉन्स्टेंटिन या मैग्नेट का AB, इसके पास एक स्केल लगी होती है। उस स्केल में ये आपके डिफरेंट लैब के अरेंजमेंट पर, एपरेटस पर डिपेंड करता है, जो मेरी लैब में है और मोस्टली ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्केल है इसमें स्केल 2 साइड में कैलिब्रेटेड रहती है। ए साइड में एक स्केल का 100 और बी साइड में उस स्केल का 0 रहता है, और दूसरी स्केल का 0 ए साइड में रहता है और 100 बी साइड में रहता है। और आप इन दोनों में से कोई भी रीडिंग्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे रीडिंग पढ़ सकते हैं। मुझे खास तौर पर ये बताना है, आपका ग्राफ पूरा ख़राब हो जाएगा, आपका पूरा रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा अगर ये एल इम्पोर्टेंस रखता है। तो ए पर उस स्केल का 0 होना चाहिए जिसका पॉजिटिव, मतलब ए पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, देखो सेल के। तो यहाँ पर जिस स्केल को आप रीड करो उसका 0 यहाँ होना चाहिए। इन दोनों में से आपको ये वाली स्केल रीड करनी होगी। अगर ये एंड पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के कनेक्टेड है तो आपको इन दोनों में से इस स्केल को रीड करना है। आप 75 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे। इस वाली स्केल का अगर आप 75 सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ से, तो आप समझिए कि आपने असल में कितना इंक्लूड किया। आपने यहाँ से पढ़ा 75, तो आपने तो अपने वोल्ट मीटर को
100 माइनस 75 25 सेंटीमीटर के क्रॉस ही कनेक्ट किया, आपकी पूरी रीडिंग्स बिगड़ जाएंगी। तो हमने फिर से ध्यान करना है कि आपको ये पॉइंट वो है जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो आपको उस स्केल से 75 डिसाइड करना है जिसका 0 इधर हो। यहाँ से 75, आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा बच्चों को। तो अगर दो तरह की स्केल्स कैलिब्रेटेड है आपके एपरेटस में, तो आप ध्यान करिए कि आपको क्या करना है। 2017 का जो सर्किट है वो भी ओम्स लॉ पर बेस्ड है, लेकिन इसमें क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स को हटा दिया। अब क्या किया कि सिर्फ आपको ये जो जॉकी है इसकी पोजीशन बदलनी है और वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग्स लेनी है। तो अब खूबसूरत बात क्या हो गई, देखो आप फिर से वोल्ट मीटर को थोड़ी देर के लिए मत देखो। आप देखो कि करंट यहाँ से फ्लो करेगी। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट या बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वोल्ट मीटर कोई भी करंट शेयर नहीं कर रहा है, हालांकि वो एक वीक करंट वोल्ट मीटर से भी फ्लो करती है। तो ये करंट यहाँ से फ्लो करेगी और सर्किट को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर एंड अप होगी। अब जब रेजिस्टेंस आप इस वायर में, इस लूप में चेंज नहीं कर रहे हैं, तो एक बार करंट की जो वैल्यू आपने स्टार्टिंग में नोट की थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, वो वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी। यानी करंट की वैल्यू आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर स्टार्टिंग में ही, जहाँ आप लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर लिखेंगे, वहीं पे करंट की वैल्यू भी लिख देंगे। क्योंकि जब आप ये जॉकी की पोजीशन बदलेंगे तो ये रेजिस्टेंस अक्रॉस एजे चेंज होगा। ये रेजिस्टेंस चेंज होगा तो I इंटू R चेंज होगा, यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज होगी, लेकिन I चेंज नहीं होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं कि ये रेजिस्टेंस RAJ है। जब आप जॉकी की लेंथ को यानी पोजीशन को चेंज करोगे, आप अगर L को इंक्रीज करोगे 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, तो I कांस्टेंट है, लेकिन R चेंज हो रहा है। तो वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा है, I जो AJ के अक्रॉस फ्लो कर रहा है और R जो AJ पॉइंट का है, ये वोल्ट मीटर रीडिंग है। ये कांस्टेंट है और ये आपका इंक्रीज कर रहा है। जब आप L इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे लिख देते हैं L इंक्रीज करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप रेजिस्टेंस ऑफ AJ पार्ट इंक्रीज कर रहे हो। L इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो अब कितना सिंपल हो गया कि L बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, ठीक, और ये दोनों ही बढ़ेंगे और प्रोपोर्शनैलिटी में सेम रेट से बढ़ेंगे, तो V अपॉन L कांस्टेंट रहेगा। जब आपकी रीडिंग आए तो आप देखो कि ये बढ़ने पर ये बढ़ रहा है कि नहीं, और ये बढ़ रहा है और इसका रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। अब V अपॉन L है क्या, V across this part upon L of this part is potential gradient, change of potential with respect to length of the wire। और फिर आपने इसका एवरेज निकाला तो असल में आपने वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया, जो कि एक्सपेरिमेंट में K0 से रिप्रेजेंट था। इसके बाद इसका एक सेकंड पार्ट भी था जिसमें आपको ये वोल्ट मीटर वाला पार्ट हटाकर इसके बीच में एक ड्राई सेल और गैल्वेनोमीटर लगा देना था। अब आपने पिछले पार्ट में क्या कैलकुलेट कर रखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ AJ पार्ट, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ यूनिट लेंथ इज V अपॉन L और K0। इन्होंने सेकेंड पार्ट में क्या कहा
कि अब आप ये दो कंपोनेंट लगाकर जॉकी को ए बी वायर पे स्लाइड कराओ और देखो कि किस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर ज़ीरो रीड कर रहा है। गैल्वेनोमीटर जिस पॉइंट पे ज़ीरो रीड करेगा उसका मतलब क्या होगा कि ए सी पार्ट का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस ड्राई सेल के पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ के बराबर है। तब ये गैल्वेनोमीटर ज़ीरो रीड करेगा, क्योंकि तब ये दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर हैं। जब ये दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा इस ब्रांच के पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी ईएमएफ ऑफ द ड्राई सेल के। और हमें पता है कि ड्राई सेल 1.5 वोल्ट पड़ता है। तो V अक्रॉस AC विल बी ईएमएफ जब J उस पॉइंट पर है जहां गैल्वेनोमीटर ज़ीरो रीड कर रहा है। इसको हम कहते हैं नल डिफ्लेक्शन लेंथ या बैलेंस लेंथ। ठीक, तो अब इस लेंथ को हमने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया रीडिंग से, स्केल से। और ध्यान रखना है स्केल में वो वाली स्केल पढ़नी है जिसका ज़ीरो उस तरफ हो जिधर ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। ठीक, तो ये स्केल हमने L0 पढ़ ली स्केल से। अब जब आप यूनिट लेंथ के पोटेंशियल डिफरेंस को ए जे के लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये ईएमएफ मिल जाएगा। के नॉट को L0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ईएमएफ ऑफ द बैटरी मिल जाएगा। ये एडिशनल पार्ट था जो उन्होंने 2017 में आपसे कैलकुलेट कराया था और ईएमएफ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 वोल्ट ड्राई सेल का होता है। क्लियर हो गई बात बेटा? और 2020 में बहुत ही खूबसूरत सर्किट डायग्राम आया था। खूबसूरत इस सेंस में कि बड़ा बढ़िया एनालिसिस किया था जिसने भी ये सर्किट डिज़ाइन किया था। सर्किट को ध्यान से देखो, बिल्कुल जैसे कि 2015 में 2015 और 19 का था, बिल्कुल वैसा ही है। केवल वोल्ट मीटर की जगह पर यहाँ ड्राई सेल और गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है, जो कि 2017 के सेकेंड पार्ट में था। तो एक तरीके से उन्होंने 2019 और 17 का कंबाइंड करके आपसे पूछा था और क्या कहा था कि इस बार इस सर्किट में रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओ और नल डिफ्लेक्शन निकालते जाओ, यानी R नोट करो और कॉरस्पॉन्डिंग नल डिफ्लेक्शन लेंथ नोट करो। तो अब असल में उन्होंने क्या कहा कि जब आप इस सर्किट को देखो पहले कि जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो इस लूप में करंट कम होगी। इस लूप में करंट कम होगी तो ए बी से जो फ्लो कर रही है वो करंट कम होगी। अगर वो करंट कम होगी तो I इंटू आर कम होगा। I जो कि AJ से फ्लो कर रहा है इंटू रेजिस्टेंस ऑफ R जो कि AJ से फ्लो कर, रेजिस्टेंस ऑफ R जो कि AJ पार्ट का है वो कम होगा। अब इस हिस्से पे आओ। एनालिसिस हमने कर ली कि भाई रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इस पार्ट में करंट कम होगी, इस पार्ट में करंट कम होगी तो I इंटू आर कम होगा। अब हम इस सेक्शन को भी कंसीडर कर ले इसके साथ में। यहाँ पर आप एक गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं ड्राई सेल के साथ और आपको नल डिफ्लेक्शन लेंथ निकालने को कहा गया है। नल डिफ्लेक्शन लेंथ का मतलब हो गया कि जब गैल्वेनोमीटर ज़ीरो रीड करेगा तो इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस पार्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, यानी ईएमएफ ऑफ ड्राई सेल और ए जे का पोटेंशियल डिफरेंस जब बराबर होगा तब गैल्वेनोमीटर ज़ीरो रीड करेगा। तो हम सर्किट में क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट थ्रू वायर ए बी डिक्रीज कर रही है। उसका रिजल्ट ये होगा कि अगर आप जे की पोजीशन को ना बदलो तो आई आर डिक्रीज करेगा। अगर ये डिक्रीज करेगा और आप चाहते हो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर रहे तो आपको जे को राइट शिफ्ट करना पड़ेगा जिससे आप आर को बढ़ाओ, जिससे कि आई इंटू आर बदले नहीं ईएमएफ के बराबर रहे।
तो देखो मैंने इसको कैसे कहा है कि नल डिफ्लेक्शन तब मिलेगा हमको जब V ऑफ AJ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AJ, EMF ऑफ ड्राई सेल के बराबर हो, तब नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। अब V अक्रॉस AJ क्या है? करंट थ्रू दिस पार्ट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट। हमने क्या किया? रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट कम होने लगी। अगर करंट कम होने लगी तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, तब ये प्रोडक्ट EMF के बराबर होगा ड्राई सेल के, यानी 1.5 वोल्ट के। और अगर आप रेजिस्टेंस अक्रॉस AJ ये कम हो रहा है तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा जिससे प्रोडक्ट इसके बराबर हो। इसको बढ़ाने का मतलब है कि लेंथ ऑफ दिस पार्ट बढ़ाओ, और लेंथ ऑफ दिस पार्ट बढ़ाने का मतलब है कि जब आप इधर रेजिस्टेंस 2 से 3 ओम कर देंगे तो आपकी नल डिफ्लेक्शन लेंथ L बढ़ जाएगी। ये जो J है ये राइट शिफ्ट होगा, नल डिफ्लेक्शन तब मिलेगा। 3 से 4 करेंगे तो J और राइट शिफ्ट होगा, नल डिफ्लेक्शन तब मिलेगा। 4 से 5 आप रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपका नल डिफ्लेक्शन लेंथ और बढ़ जाएगा, J और राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि भाई हमारी रीडिंग कैसी आनी चाहिए। आपको क्या करना था, इसमें आपको रेजिस्टेंस बढ़ाते जाना था और L नोट करना था। अगर रेजिस्टेंस आप बढ़ा रहे हैं सर्किट में तो L भी बढ़ेगा। L जो कि AJ पार्ट का है, नल डिफ्लेक्शन लेंथ, वो भी बढ़ेगा। तो बस पैटर्न पता चल गया हमको, सर्किट समझ लिया तो मैं पता चल गया कि अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो मेरा नल डिफ्लेक्शन लेंथ भी बढ़ना चाहिए, मतलब मेरा सर्किट एकदम सही है और मेरी ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। 2019 में तुमको इस L और R के बीच ग्राफ बनाना था। तो देखो, अगर रेजिस्टेंस तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, नल डिफ्लेक्शन लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज कर रही है, तो आपका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा और R बढ़ेगा और L बढ़ेगा, तो ग्राफ का जो स्लोप है वो इस तरीके से 90 से कम आएगा, यानी ऐसा ग्राफ आएगा। अब यहाँ पर उन्होंने तुम्हें ग्राफ से एक इंटरसेप्ट रीड करवाया था। मैं सबको याद दिला दूँ, जब भी इंटरसेप्ट आपको रीड करना होगा तो आपको ग्राफ का ओरिजिन 0 0 पे रखना होगा, किंक आपको यूज़ नहीं करना है। तो जब रेजिस्टेंस 0 है तब L कितना है, यही तो देखो इंटरसेप्ट रीड करेगा। उन्होंने कहा कि रीड L फॉर R इक्वल टू 0, मतलब जब रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तब लेंथ उन्होंने ग्राफ से रीड कराई। हम अब देखो हमने क्या क्या कर लिया। हमने रेजिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते नल डिफ्लेक्शन लेंथ मेज़र किया, फिर ग्राफ खींचा, उसके बाद उसका इंटरसेप्ट ग्राफ पे पढ़ा y एक्सिस पे, यानी हमने वो लेंथ पढ़ी जब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो वो लेंथ पढ़ी जब नल डिफ्लेक्शन हमको मिला R इक्वल टू 0 पर। फिर उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन करवाया। उन्होंने कहा कि वो जो नल डिफ्लेक्शन लेंथ आपने पढ़ी है ना, उसको आप 25 से डिवाइड कर दो, आपको EMF ऑफ ड्राई सेल मिल जाएगा। तो ठीक है, आपने कैलकुलेशन कर लिया, EMF ऑफ ड्राई सेल निकाल लिया। लेकिन अगर आप ये जानना चाहो कि 25 से क्यों डिवाइड किया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैलकुलेशन है, बड़ा सिंपल सा है। जब रेजिस्टेंस 0 है तो EMF ऑफ द बैटरी एलिमिनेटर दे सेट कीप इट 4 वोल्ट। इसको अलग से सर्किट बना के समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि EMF जो बैटरी एलिमिनेटर का है वो 4 वोल्ट पे रखो। अब R इक्वल टू 0 पर वो इंटरसेप्ट पढ़वा रहे हैं, तो असल में 4 वोल्ट को कितने AB वायर की कितनी लेंथ पे लगा रखा है, ये 100 सेंटीमीटर है। तो 4 वोल्ट 100 सेंटीमीटर पे लगा हुआ है, तो कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट है AB वायर के अक्रॉस, 4 वोल्ट 100 सेंटीमीटर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, तो यूनिट सेंटीमीटर के क्रॉस ड्रॉप होगा 4/100। 4/100 है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर, यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, और ये 1/25 है। अब अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को
इस समय जो नल डिफ्लेक्शन लेंथ मिला है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यूनिट लेंथ का है 4/100, तो एल नॉट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है 4/100 इंटू एल नॉट, और 4/100 इंटू एल नॉट कुछ और नहीं, एल नॉट बाई 25 हो गया। देखो, और ये है क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ नहीं बल्कि ड्राई सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उन्होंने एल नॉट को 25 से डिवाइड करवा के असल में आपको ईएमएफ के लिए ये छोटा सा फॉर्मूला खुद से डिज़ाइन करके दे दिया था, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक यहाँ पर बहुत इजी था। तो अब अगर आपने एनालिसिस समझ ली है तो सर्किट के ये इतनी तरह के ओम्स लॉ पर बेस्ड सर्किट्स थे, और इसमें आप देखो कि आपको खुद समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से एनालिसिस पढ़ोगे, सुनोगे कि भाई हमारा ऑब्जर्वेशन सही आ रहा है कि नहीं। दूसरी तरह का जो सर्किट आया इतने सालों में, 8-10 सालों में, वो था व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज में केवल 2 तरह के कॉम्बिनेशंस आए। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पैटर्न, या तो आपको ओम्स लॉ पे बेस्ड 2019 जैसा कोई क्वेश्चन मिलेगा, या आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड ये इस तरीके का सर्किट मिलना चाहिए, जो बहुत प्रोबेबल है इस साल। अब आप देखो इस सर्किट को, इस सर्किट में ये कॉइल्ड रेजिस्टेंस है। मेरी लैब में ये जो कॉइल्ड रेजिस्टेंस है इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, और ये वही मटेरियल है जो AB वायर का मटेरियल है। जो मेरी लैब में AB वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम फॉर 100 सेंटीमीटर लेंथ वायर, और ये इसका आधा है। तो बहुत सारी लैब में सेम, क्योंकि ये जो लैब प्रिपेयर करने को कही जाती है नॉर्मली यही इंस्ट्रक्शन रहता है कि 50 सेंटीमीटर का वायर हो, इसी मटेरियल का वायर हो, उसे आप वुडन प्लेटफॉर्म पे लगा के एज अ पी तैयार रखिए। तो ये 50 सेंटीमीटर का वायर होगा, तो इसकी अगर 4 ओम है तो इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगी। सिंपल है। तो ये 2 ओम होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। अगर ये 4 ओम है, ये मेरी लैब का डेटा है, डिफरेंट लैब्स में डिफरेंट मटेरियल यूज़ होगा तो ये डेटा चेंज करेगा, ये यूनिवर्सल नहीं है। अब इस सर्किट डायग्राम को देखो, एक ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आप रेजिस्टेंस बॉक्स से इंट्रोड्यूस करेंगे। AB वायर में जहां आप जॉकी रखेंगे, जॉकी इस AB वायर को 2 हिस्सों में बांट देगा। इस लेंथ के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस और इस लेंथ के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि अगर पेपर में इसे X से सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, इसे P से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम अपना नाम दे देते हैं R1 और इसको हम अपना नाम दे देते हैं R2। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंट क्या कहेगा कि जब नल डिफ्लेक्शन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की कंडीशन पर आपको रीडिंग लेनी है। यानी आप रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकाल के यहाँ X क्रिएट करो, फिर P/X जब R1/R2 के बराबर हो जाएगा तो आपको गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट उस समय सेम पोटेंशियल पर होंगे, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। R1 और R2 लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो R1 है L और R2 प्रोपोर्शनल है 100 माइनस L के। यहाँ पर आप एक कांस्टेंट K लगा दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब P/X L/100 माइनस L के बराबर होगा तो यहाँ नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करवाया था कि X बढ़ाते जाओ और L नोट करते जाओ। अब आपको यही तो पता करना है कि मेरी रीडिंग सही आ रही है कि नहीं। तो देखो, जब X बढ़ेगा तो 100 माइनस L बढ़ेगा, ये रेशियो देखो। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा और आप चाहते हो कि दोनों साइड इक्वल रहे तो डिनोमिनेटर को इधर भी बढ़ना पड़ेगा,
और अगर 100 माइनस एल बढ़ेगा तो इसका मतलब एल कम होगा। तो सिंपल है, अगर x बढ़ेगा तो ये जो लेंथ है ये कम होगी। तो बस एनालिसिस की और देख लिया कि मेरी रीडिंग सही आ रही है नहीं। जैसे जैसे आप यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे आपकी नल डिफ्लेक्शन लेंथ एल कम होती जाएगी, यानी जॉकी हर बार लेफ्ट शिफ्ट होकर आपको नल डिफ्लेक्शन देगी। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर था जिसमें रेजिस्टेंस बॉक्स इस तरफ रखा था, राइट साइड में व्हीटस्टोन ब्रिज के। ठीक, अब जरा इधर देखो, 2011, 14, 18 बहुत सारे सालों में जो सर्किट है वो पिछले सर्किट से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस केवल इतना डिफरेंस है कि रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ राइट साइड में है और यहाँ लेफ्ट साइड में है। तो अब जब बैलेंस सिचुएशन होगी, गैल्वेनोमीटर 0 रीड करेगा, तो आपका जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन है वो क्या होगा, x अपॉन r इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को लिख लेंगे R1 और इस रेजिस्टेंस को लिख लेंगे R2, तो R1 अपॉन R2। अब R1 लेंथ L के प्रोपोर्शनल होगा और R2 लेंथ 100 माइनस L के प्रोपोर्शनल होगा। तो जब आप x बढ़ाओगे, x बढ़ेगा, तो देखो x अगर बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा, तो इक्वल साइन को जस्टिफाई करने के लिए इस साइड का भी न्यूमरेटर बढ़ेगा। यानी आपकी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें जैसे जैसे आप इसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे आपका ये L बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। तो इसके पोजीशन चेंज कर लेने से ये जो पैटर्न है ये बदल गया। ये अगर राइट में है तो इसके बढ़ाने पर ये कम होगा, ये अगर लेफ्ट में है तो इसके बढ़ाने पर ये भी बढ़ेगा। सिंपल। अब अगर तुमको ये एनालिसिस समझ में आ गई तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम किसी और से पूछो कि तुम्हारी रीडिंग सही है या नहीं। बस केवल इतना ध्यान रखना कि ये जो एंड है यहाँ पर जिस स्केल का 0 हो उस स्केल को पढ़ना, नहीं तो ये सारा पैटर्न बिगड़ जाएगा। अब बचता है ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसमें बहुत ऑप्शंस ही नहीं है। सिंपल है, इधर ऑब्जेक्ट पिन रहेगी, इधर लेंस रहेगा, इधर इमेज पिन रहेगी। अगर यूवी मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे फोकल लेंथ के लिए। उसमें 1/v माइनस 1/u में v और u की वैल्यू को हम साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो v क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेज़र किया जाता है तो प्लस साइन के साथ रखते हैं, u क्योंकि इंसिडेंट रे की ऑपोजिट मेज़र किया जाता है तो माइनस साइन के साथ रखते हैं। तो ये फॉर्मूला जो फॉर्म लेता है वो कुछ ऐसा लेता है। जब आप u को माइनस साइन के साथ रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक, 1/v को आप y कह दो और 1/f माइनस 1/u को आप x कह दो। तो ये असल में आप देखो कि एक कांस्टेंट, फोकल लेंथ कांस्टेंट, तो ये रेशियो कांस्टेंट। अब अगर आप u बढ़ाओगे तो x कम होगा, अगर आप u बढ़ाते हो तो ये वैल्यू कम होती है, ये वैल्यू कम होगी और ये बीच में माइनस साइन है। ये वैल्यू अगर कम हो रही है तो ये वैल्यू, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो ये बढ़ेगा। तो इसमें असल में इसके और इसके बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी अगर ये 1/u अगर बढ़ेगा तो 1/v घटेगा। और सिंप्लीफाई करके मैं कहूँ, इस इक्वेशन को हटाकर मैं एक लाइन में कहूँ तो यहाँ पर आपकी फिक्स पैटर्न है, u को बढ़ाओगे तो v घटेगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आपकी रीडिंग्स सही जा रही हैं। ये आपके यूवी मेथड में ये जानने का तरीका है कि आपके ऑब्जर्वेशन सही आ रहे हैं या नहीं। ठीक, और इसलिए जब आप ग्राफ बनाओगे
तो ग्राफ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आएगी अगर आप u बढ़ा रहे हो और v घट रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि ग्राफ किस किस के बीच बन रहा है। ये y का फॉर्मूला क्या है और x का फॉर्मूला क्या है वो ध्यान देना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि ग्राफ ऐसा मिलेगा या ऐसा मिलेगा। ये बात समझ आ रही है? नॉर्मली जितने भी आपको y और x के फॉर्मूले दिए जाएंगे, ध्यान करो 100/v 100/u है ना, या uv/100 u+v/10, इस तरीके से y और x क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले निकाल के आपसे कैलकुलेट कराए गए थे और आपसे ग्राफ बनवाया गया था। तो नॉर्मली आपको इस तरीके का ही ग्राफ मिलेगा। ठीक, इस तरीके का ग्राफ बहुत बहुत रेयर है, नॉर्मली बोर्ड में आपको इतना परेशान नहीं करेंगे। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और u अगर बढ़ेगा तो v घटेगा, सिंपल। अब आता है डिस्प्लेसमेंट मेथड, एक और तरीका जो कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड मिले, यूवी मेथड ही मिलेगा। लेकिन अगर किसी कॉलेज में डिस्प्लेसमेंट मेथड दिया गया तो याद करो डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या था कि दो पिन्स को आप 4f+10 डिस्टेंस पर रखकर लेंस को शिफ्ट कराते हैं। एक बार इस पिन की तरफ लाते हैं, पैरेलैक्स रिमूव होगा इसकी इमेज और इस पिन के बीच। दूसरी बार आप इस लेंस को इस पिन की तरफ ले जाते हैं, पैरेलैक्स रिमूव करते हैं, इस बार पैरेलैक्स इसकी इमेज और इस पिन के बीच होगा। तो आपको लेंस की दो पोजीशंस मिलती हैं जिस पे पैरेलैक्स रिमूव होता है। पिन के बीच की डिस्टेंस को हम किसी सिंबल d से अगर कहें और लेंस के बीच की डिस्टेंस को सिंबल x से, तो जब आप ये d बढ़ाएंगे तो x भी बढ़ेगा। ये है पैटर्न डिस्प्लेसमेंट मेथड का, सिंपल। जब पोजीशन पहले तुमने 4f+10 रखी, कोई वैल्यू आई x की, उसके बाद जब आप 4f+20 पर ये दोनों पिन्स कर दोगे तो x की वैल्यू बढ़ जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है। x की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, और माइक्रो लेवल पर समझ लो कि लेंस की d बढ़ने पर लेंस की पोजीशन पैरेलैक्स के लिए इधर शिफ्ट होती जाएगी पिन 1 की साइड में और इधर शिफ्ट होती जाएगी पिन 2 के साइड में, तभी तो ये x बढ़ेगा। d बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, मतलब ये वाली पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट होती जाएगी पैरेलैक्स रिमूवल पे और ये वाली पोजीशन राइट शिफ्ट होती जाएगी। यहाँ भी आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यूवी मेथड से आया है, अगर इस मेथड से आया है तो इस पिन को आपने 0 पे माना, अगर इस पिन को आपने 100 की साइड में रखा, मतलब 100 पर नहीं, ये 100 वाली साइड है, एक पिन को तो आप 0 पे रख ही दो, दूसरी पिन आप 100 के साइड में रख रहे हो। अब जब आप लेंथ लोगे, पोजीशन ऑफ पिन 1, पोजीशन फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस, पोजीशन ऑफ पिन 2, कैसे कैसे लोगे, पोजीशन ऑफ पिन 1 लोगे, पोजीशन फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस लोगे, सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस लोगे, और पिन 2 की पोजीशन। ये बेसिक है जो आपको लेना है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आप x और d कैलकुलेट करोगे। इसको तो आप 0 पे रख ही लो, हर बार सिर्फ एक पिन को आप शिफ्ट करते जाओगे, पहले 4f+10 पे, फिर 4f+20 पे, फिर 4f+30 पे। तो जो फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस है वो घटेगी और सेकंड पोजीशन ऑफ लेंथ बढ़ेगी जब आप पिन 2 की पोजीशन को बढ़ाओगे। फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस कम होती जाएगी, सेकंड पोजीशन ऑफ लेंस बढ़ेगी, जब सेकंड पिन की पोजीशन को आप बढ़ाओगे। तो ये तो पैटर्न आएगा। ध्यान क्या रखना है कि जो स्केल आपने ली, अगर आपके मीटर स्केल पे 2 कैलिब्रेटेड स्केल्स है तो आपने जो स्केल ली है सारे सेट के लिए उसी स्केल को रीड करना।
बच्चे हड़बड़ी में, कभी नर्वस हो जाने पर एक रीडिंग एक स्केल से ली, दूसरी रीडिंग दूसरे स्केल से ली, और दोनों स्केल के जो कैलिब्रेशन है वो जस्ट अपोजिट होते हैं। एक का 0 से 100 इधर बढ़ता है, दूसरे का 100 से 0 घटता है, तो फिर तो पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह से यूवी मेथड में क्या ध्यान रखना है, यूवी मेथड में तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, पूरा जो ग्राफ है ना वो उल्टा आ जाता है बच्चों का अगर ये बात ध्यान नहीं रखते तो। आप बीच में कहीं पे लेंस रखते हैं, जो पोजीशन आपको कही गई है, ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पिन, ये है पोजीशन ऑफ इमेज पिन, और ये है पोजीशन ऑफ लेंस। आप ऑब्जेक्ट को, वो बोलते हैं एक्सपेरिमेंट में कि 0 सेंटीमीटर पे रखो ऑब्जेक्ट पिन को। इमेज पिन को आप पैरेलैक्स रिमूवल के बाद जो भी पोजीशन इसकी है वो आप नोट करोगे, लेंस की पोजीशन नोट करोगे, तो वो ही स्केल नोट करना जिस स्केल पर ऑब्जेक्ट पिन 0 पर है, उसी स्केल से एल की पोजीशन भी नोट करना, उसी स्केल से आई की पोजीशन, इमेज पिन की पोजीशन भी नोट करना। अगर आपने 0 से 100 की तरफ जाती स्केल की जगह जो दूसरी स्केल कई बार ऑप्टिकल बेंच पे होती है 100 से 0 की तरफ जाती हुई, वो ले लिया, किसी में एक इससे रीडिंग ली, किसी में उससे, तो जो U और V आएगा ना उसका पैटर्न बिल्कुल उल्टा आ जाएगा, और जो आपका ग्राफ है वो सही नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा बातें दिमाग में रखो ही मत, एक ही बात दिमाग में रखो कि ऑब्जेक्ट पिन को उस स्केल पे रखना है जिस पे इधर 0 है ना, तो ऑब्जेक्ट पिन को आपको स्केल के 0 पे रखना है, और फिर उसी स्केल से लेंस की पोजीशन लेनी है, उसी स्केल से इमेज पिन की पोजीशन लेनी है। नर्वस होने या हड़बड़ी में दूसरी स्केल अगर आपके स्केल पर है तो उसे रीड नहीं कर लेना है गलती से भी। तो अब आपको ध्यान से सुनने के बाद पूरा कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि आप खुद देख सकते हो कि आपका ऑब्जर्वेशन सही आ रहा है या नहीं।